सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर में कॉलोनियलिज़म होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कॉलोनियलिज़म होता क्या है। तो कॉलोनियलिज़म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के ऊपर क्या करता है, अपना कब्ज़ा करता है। यानी एक तरह से हम ये बोलें कि एक जो किंगडम है वो जाता है और दूसरे किंगडम के ऊपर क्या करता है, राज कर देता है। फिर उसके बाद जैसे ही इस किंगडम के ऊपर राज कर देता है तो जो इसके पहला वाला किंगडम था, इसके जो भी लॉस होते हैं, इसके जो भी पॉलिटिकल लॉस होते हैं, जो भी इकोनॉमिक लॉस होते हैं, उनको ये जो है यहाँ पर इम्पोज कर देते हैं। और साथ ही साथ जो इसके जो यहाँ पर कल्चर्स थे, उस कल्चर को ये जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक। और इसके बाद हमें पहले ये जानना होगा कि क्या ये जो कॉलोनियलिज्म है, क्या ये एक नया टर्म है? नहीं, ये एक नया टर्म नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत पहले से था, लगभग फर्स्ट मिलेनियम से था। फर्स्ट मिलेनियम बी से ये एग्जिस्ट करता था। ठीक। इसके बाद लेकिन इसका जो मेन इरा था, वो मेन इरा आया 15th सेंचुरी में, जब जो हमारे यूरोपियन पावर्स ने क्या करने किया, एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया। किसने? जब यूरोपियन पावर्स ने अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया तो हमने इसको क्या बोला? हमने इसको बोला यार ये मेन इरा है किसका? मेन इरा है किसका? कॉलोनाइजर्स का या कॉलोनियलिज्म का। तो इस एक्सपेंशन में जो मेजर कॉलोनियल पावर्स थे, जो मेजर कॉलोनाइजर्स थे, वो कौन थे? वो थे हमारे पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन और जो है हमारे नीदरलैंड और ये फ्रांस भी थे। तो हमें इसके बाद हमें ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर में जो कॉलोनाइजर्स थे, जो ये यूरोपियन पावर्स थे, वो एक्सपेंशन करना चाहते क्यों थे? वो कॉलोनियलिज्म करना ही क्यों चाहते थे? तो उसका सिंपल आंसर यही है कि सबसे पहले तो उस समय एक कंपटीशन चल रहा था पावर्स का, यानी जो ज़्यादा जगह पर कब्जा करेगा उसके पास ज़्यादा पावर होगा, यानी उसके पास ज़्यादा क्या होगा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस होगा। तो इसी ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए वहाँ पर एक क्या चली, कंपटीशन चली। और इसी कंपटीशन के लिए यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये लोग फॉलो कर रहे थे कॉलोनियलिज्म को। सेकंड, जब वो लोग किसी दूसरे कंट्री को जीत लेते थे तो उनको जो नए ट्रेड रूट्स मिलते थे, नए मार्केट्स मिलते थे और नए नेचुरल रिसोर्स का उनको एक्सेस मिलता था, जिससे वो लोग क्या बनते थे, रिच बनते थे। जिस तरह से ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे और इनको हमारे यहाँ पर क्या मिले थे, इनको हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे मिले और बहुत ज़्यादा जो है इनको यहाँ पर क्या मिला, बहुत ज़्यादा उनको नए नए ट्रेड रूट्स मिले, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने ये फैसला किया, हाँ यार कि हम क्या करेंगे, हम यहीं पर सेटल करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके ऊपर राज करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलोनियलिज्म करेंगे। थर्ड मोटिव एक होता था, वो होता था रिलीजियस, कि अपने जो रिलीजियस है, अपना जो रिलीजन है उसको क्या करना, उसको स्प्रेड करना। यानी देखो, थर्ड जो मेन होता है वो रिलीजन, लेकिन उसमें से एक पॉइंट और होता था जो फोर्थ, जिसको हम मेनली गिनते नहीं है, लेकिन अगर हम गिन भी ले तो वो होता था कि वो लोग एक्सप्लोर करना चाहते थे, किसको एक्सप्लोर करना चाहते थे, नॉलेज को। अब ये जो कॉलोनाइजर्स होते थे वो असल में कॉलोनिज्म करते कैसे थे? सबसे पहले तो वो लोग वार करते थे, वार के जरिए वो लोग क्या करते थे, कॉन्क्योर, जीत गए। अब जैसे ही जीत गए, पूरे नेटिव पॉपुलेशन का, यानी कि पूरे पॉपुलेशन को क्या बना दिया, स्लेव बना दिया। और जिन्होंने रेजिस्ट किया उनको क्या किया, मार दिया। जो कॉलोनाइजर्स थे वो असल में ये क्लेम करते थे यार हम एक जगह पर रूल कर रहे हैं, हम उनके ऊपर रूल करें, क्यों? क्योंकि हम उनको सिविलाइज करना चाहते हैं, हम उनके अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट लाना चाहते थे, लाना चाहते हैं। लेकिन असल में क्या होता था, जिनके ऊपर राज करते थे वो अपना फ्रीडम खो देते थे, वो उनके जो कल्चर का डिस्ट्रक्शन होता था और उनके रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन होता था। यानी जो कॉलोनाइजर्स होते थे वो ये कहते थे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके अंदर प्रोग्रेस लाएंगे, लेकिन असल में उनका फ्रीडम छीन लिया जाता था। लॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, उनके जो कल्चर को क्या किया जाता था, डिस्ट्रक्शन किया जाता था और उनके इकोनॉमिक्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था। जो इसका जो फेनोमेना है रेजिस्टेंस, जो हमारा कॉलोनियलिज्म का फेनोमेना है, वो आखिर में जाकर वर्ल्ड वॉर सेकंड के आसपास 20th सेंचुरी में जाकर ख़त्म हुआ। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा टॉपिक है यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस जो है इंडिया में,
सबसे पहले हमारा इंडिया का ग्रीक और रोमन के साथ पहले से ट्रेड चल रहा था, लगभग 2000 साल पहले से हमारा ग्रीक और रोमन के साथ आज ट्रेड चल रहा था। जब यूरोपियंस हमारे इंडिया में सेल करने आए, घूमने आए, तब उन्होंने देखा यार ये तो पूरे इसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं और साथ में ये कल्चरल पावर हाउस भी है, कल्चरल पावर हाउस, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे जो है अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। तो जब यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए सेल करने के लिए, घूमने के लिए, तब उन्होंने देखा कि इंडिया के वाइब्रेंट इन इकोनॉमिक, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और साथ में कल्चरल पावर हाउस भी है। बहुत से सारे जो यूरोपियन ट्रेवलर्स हमारे इंडिया में आए थे, उन्होंने कहा कि इसके पास बहुत से सारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, डाइवर्स एग्रीकल्चर आउटपुट है और बहुत सारे ट्रेडिंग नेटवर्क है और ये फ्लोरिश कर रहे हैं, यानी ये आगे बढ़ रही है, ये अभी खुद को उबार रही है। एक इकोनॉमिक्स थे जिसका नाम था इकोनॉमिक्स मेडिसिन। अंडर्स मेडिसिन के हिसाब से उस समय इंडिया पूरे वर्ल्ड का 1/4 जीडीपी जो है कंट्रीब्यूट करता। सोचिए, पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का जब हम 4 हिस्सा करते हैं तो उस 4 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा पूरा कर रहा था कंट्रीब्यूट इंडिया, और यही 1/4 हिस्सा उस समय था चाइना का। यानी उस समय टॉप लीडिंग कंट्री थे इंडिया और चाइना। इसके बाद हमारे इंडिया में आए पुर्तगीज़ आए, वो बाइंग और सेलिंग के लिए यानी कि कॉमर्स के लिए भी आए और साथ में उन्होंने जो वाइब्रेंट जो यहाँ पर क्रिएटिविटी दिखाई उसके लिए भी। वास्को ड गामा वो हमारे कप्पड़ में आए थे, मई 1498 में है, जो कि कोझिकोड के पास अभी के टाइम की केरला में। वास्को ड गामा जब हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडियन का एक रिवाज था कि जो भी बाहर से आते थे, जो भी मेहमान आते थे, मेहमानों का अच्छे से स्वागत किया जाता था। और जब वैसे ही जब वास्को ड गामा हमारे इंडिया में आए, तो जो इंडिया के किंग थे उन्होंने भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया, लेकिन इसका मेन मकसद था इंडिया पे रूल करना। इसीलिए इसके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से ये जो यहाँ पर इंडियन लोकल रूलर के साथ ये फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं बना पाया, इसीलिए ये वापस चला गया और 4 साल बाद फिर से वापस आया। पहले ये आया था 1498 में, इसके 4 साल बाद यानी 1502 में जब ये आया, इसने बहुत से हमारे इंडियन मार्चर को टॉर्चर किया और मार दिया और कैलिकट की तरफ जो है बम्बार्ड किया, वहाँ जो है गोला बारूद फेंके समंदर से। इसके बाद जो पुर्तगीज़ ने किया कि जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स थे जैसे कि गोवा, मलबार और कोरोमंडल, इनको जो है अपने अंडर कंट्रोल ले लिया और जो गोवा थे वो उनका जो कैपिटल बन गया 1598 में। यानी 1498 में पहली बार वास्को ड गामा आया और 4 साल बाद 1502 में वो वापस आए फिर से, और 1598 में गोवा जाकर उनका कैपिटल बना। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पुर्तगीज़ ने एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था, उस सिस्टम को कहते हैं कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम का मतलब, जब भी समंदर में कोई शिप जब भी समंदर में जाता है तो उसके एक पास, जैसे हमारा होता है टोल टैक्स होता है ना, उसी तरह से एक पास खरीदना पड़ता था। उस पास को खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते थे और इसको हम कहते थे कार्टेज, इस सिस्टम को। और जिस शिप के पास ये पास नहीं होती थी, उनको जो पुर्तगीज़ जो शिप होते थे वो उनको जो लूट लेते थे, उनको डिस्ट्रक्शन करते थे। उनकी नावल डोमिनेंस की वजह से जो इंडिया और यूरोप के बीच में जो स्पाइस ट्रेड हुआ, उसके ऊपर उनका 100 साल तक कंट्रोल रहा। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ जो पुर्तगीज़ ने जो हमारे वेस्टर्न में, उन्होंने एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी किया। एक तो वो लोग कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर ही रहे थे, साथ साथ उन्होंने हमारा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन किया। उन्होंने क्या किया, पुर्तगीज़ ने गोवा में एक इंक्विजिशन खोला। इंक्विजिशन का मतलब जो कैथोलिक चर्च की तरफ से एक रूल आया था कि उन लोगों को ढूंढो, उनसे सवाल पूछो और उनको जो है सज़ा दो जो कि हमारे चर्च के रूल के ख़िलाफ़ जाते हैं। इसने जो बहुत ज़्यादा जो है परसिक्यूट किया, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया हिंदूज़ को, मुस्लिम्स को और ज्यूज़ को। वो ज्यूज़, अब आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी ज्यूज़ हैं, तो वो ज्यूज़ जो कि पहले हिंदू या मुस्लिम थे, लेकिन इनके फोर्स करने की वजह से ये लोग ज्यूज़ में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन असल में वो अपने हिंदू थे। अगर तो अपने जो ओरिजिनल बिलीफ थे उसको बिलीव कर लेते, तो उनको भी सज़ा दिया। इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आखिर में जाकर ये गोवा इंक्विजिशन जो है 1812 में ख़त्म हुआ, और इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन में था कि वो लोग फोर्स करते थे हिंदू मुस्लिम को अपने क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के लिए, और डिस्ट्रक्शन भी किया उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स का। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे डच के बारे में। जो डच है हमारे इंडिया में लगभग अर्ली 17th सेंचुरी में हमारे इंडिया में आए थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो
उनकी प्रेजेंस जो इंडिया में वो आए थे, उनकी जो प्रेजेंस थी वो एकदम लिमिटेड थी, यानी वो बहुत कम समय तक जो है हमारे इंडिया में रुक पाए थे। आई वॉज इन 17th सेंचुरी में, और इंडिया में उनकी प्रेजेंस बहुत कम थी, इसीलिए वो जो है 17th सेंचुरी में आए लगभग, और 17th सेंचुरी में ही यानी 1741 में वो लोग वापस चले गए। क्यों? जब बैटल ऑफ कोलेचल हुआ, तब इस बैटल ऑफ कोलेचल में ये लोग हार गए, और हारने की वजह से ये लोग यहीं से ये लोग डिक्लाइन हो गए, यानी कि 17th सेंचुरी में आए और 17th सेंचुरी में ही चले गए, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका जो प्रेजेंस था वो बहुत लिमिटेड था। अब इनको किसने हराया बैटल ऑफ कोलेचल में? फोर्सेस ऑफ ट्रावनकोर ने हराया अंडर किंग मार्तंडा वर्मा, यानी कि किंग मार्तंडा वर्मा के अंदर जो ट्रावनकोर के फोर्स थे, उन्होंने किसको हराया? डच को हराया। कब हराया? 1741 में, और उस वार का नाम क्या था? बैटल ऑफ कोलेचल। और ये एक रेयर इंस्टेंस थी जहाँ पर एक एशियन पावर ने किसी यूरोपियन पावर को हराया हो, और वो भी लैंड में भी और सी में भी। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारे इंडिया में फ्रेंच जो है हमारे इंडिया में 1668 में आए थे। फ्रेंच हमारे इंडिया में 1668 में आए थे, और उन्होंने जो है फर्स्ट अपना पोस्ट कहाँ पे बनाया था? सूरत पे बनाया था। और धीरे धीरे उन्होंने पौंडीचेरी में क्या किया? अपना ईस्ट इंडिया कंपनी जो खोल दिया। यानी कहानी कुछ ऐसी थी, जो फ्रेंच पहली बार हमारे इंडिया में 1668 में आए, और उन्होंने फर्स्ट अपना ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पे रखा? सूरत में। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? पौंडीचेरी में धीरे धीरे उन्होंने क्या बनाया, जो है वहाँ पर जो है अपना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश कर दिया। और जाकर वहाँ पर जो है उन्होंने जो इंडिया को कैप्चर करने के लिए नए नए प्लेन्स बनाए। और पौंडीचेरी में जब हमने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बनाया था उन्होंने 1624 में। और यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर आता है, वो आता है हमारा डुप्लेक्स। ये डुप्लेक्स कौन था? ये एक गवर्नर जनरल था। ये एक गवर्नर जनरल था किसका? फ्रेंच इंडिया का, 1742 से 1754 तक। ये क्या था? इसने जो है बहुत सारे कॉलोनियल स्ट्रेटजीज अपनाए, और इसके जो कॉलोनियल स्ट्रेटजीज थे ये इतने पावरफुल थे, ये इतने जो है इफेक्टिव थे, कि बाद में जब ब्रिटिश ने रूल किया तब ब्रिटिश ने भी वही सेम पॉलिसी वही सेम स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जो डुप्लेक्स ने यूज़ किया था। इसने क्या किया? सबसे पहला इसका एक पहला स्ट्रेटजी था कि ये क्या करते थे, खुद से वहाँ से फ्रेंच से आर्मी नहीं लाते थे, बल्कि खुद यहाँ पर जो इंडियंस थे उन इंडियंस को जो पैसे देकर उनको जो यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक सिखाते थे, और अपना एक बनाते थे इंडियन सोल्जर्स। इन इंडियन सोल्जर्स का एक नाम रखते थे, वो नाम था सिपाहीस, यानी कि इंडियन सोल्जर्स को ही इंडियन के खिलाफ लड़वाना है, इंडियन को इंडियन के खिलाफ लड़वाना है। ये एक स्ट्रेटजी उसकी, इंडियंस को इंडियन के खिलाफ लड़वाना है थ्रू मनी, पैसे की मदद से। और जो इंडियन सोल्जर्स थे उसको वो कहा करते थे सिपाहीस। उसका दूसरा स्ट्रेटजी था स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट रूल। ये स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट रूल कैसे करते थे? थ्रू पपेट रूलर्स। जब कभी लोकल सक्सेशंस में डिस्प्यूट होते थे, जब कभी नए राजा के लिए कोई लड़ाई होती थी, तो उसमें वो लोग क्या करते थे? वो लोग खुद घुस जाते थे, इंटरवेंट करते थे, और वहाँ पर जो भी नया किंग आता था वो किंग जो है उनके हिसाब से चलता था, यानी कि वो लोग इंस्टॉल करते थे पपेट रूलर। अब आमतौर पर जो फ्रेंच थे वो लोग हमारे इंडिया के जो सोशल और जो रिलीजियस लाइफ हैं वो उनमें इंटरफेयर तो नहीं करते थे, लेकिन एक रेयर इंस्टेंस है जहाँ पर उन्होंने जो है वेदापुरीश्वरन टेम्पल का डिस्ट्रक्शन किया था पौंडीचेरी में 1714 में। किसने? डुप्लेक्स ने। और ये डिस्ट्रक्शन डुप्लेक्स ने जो है अपनी वाइफ और उस समय के जो जीसस प्रीस्ट थे पौंडीचेरी के, उन दोनों के फोर्स की वजह से जो है उसने डिस्ट्रक्ट किया था। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले